नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक चिंतन पढ़ाऊंगी। स्वामी दयानंद सरस्वती के इससे पूर्व हमने देशभक्ति के बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में विचार पढ़े। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उनके राजनीतिक चिंतन के बारे में चर्चा करूंगी। वैसे विधिवत रूप से यदि हम देखें तो राजनीतिक चिंतक के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों का उन्होंने कहीं प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनका विचार का विषय रहा है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतः जागरूक भी थे और उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। तो दयानंद का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है तथा उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे पहला उनका यदि हम लें तो वो है मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह, यानी विधि के शासन के पक्षधर वो रहे हैं। तो दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और अमर्यादित शासन के वे पूरे विरोधी हैं। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त, प्रजापालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की सम्मति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध किया और ये कहा कि राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप को हमें स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में 3 संस्थाओं की कल्पना उन्होंने की थी: विधासभा या विधानसभा, राज्यसभा और तीसरी धर्मसभा। इन 3 सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई है। दयानंद सरस्वती ने शासन या शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा की है कि सभाध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी एवं न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद सभाध्यक्ष और इन सभाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता अनुभव करते थे और सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समोल्लास में उन्होंने लिखा कि सभाध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन तीनों सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभाध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार दयानंद सरस्वती का लक्ष्य है प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग और व्यक्ति के मनमाने शासन के स्थान पर विधि के शासन की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि राजा के द्वारा किसी भी स्थिति में निरंकुशतापूर्वक आचरण नहीं किया जाना चाहिए और राजा मर्यादित शासक है। इस दृष्टि से दयानंद को प्रबुद्ध राजतंत्र का प्रतिपादक भी कहा जा सकता है। फिर जैसे स्वतंत्रता और समानता के बारे में भी उनके विचार हम पढ़ते हैं तो दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन व्यक्ति के स्वतंत्रता और समानता का आग्रह उन्होंने अवश्य ही किया है। उनका विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति का प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं हैं। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित
प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। इसी तरह से उन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया। वैसे भी हम देखते हैं कि वर्तमान में प्रत्येक राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है और दयानंद ने राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्यक्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में दयानंद ने मनु, कौटिल्य आदि के इस विचार को स्वीकार किया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति के संरक्षण, संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। दयानंद ने स्पष्ट किया है कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। दयानंद ने राज्य के अनिवार्य कार्यों में बहुत सारे कार्यों को सम्मिलित किया, जैसे आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा करना, पिता के सदृश प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण। दयानंद ने सदैव ही इस बात पर बल दिया है कि शासक के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है। सुखद आश्चर्य की बात है कि गांधी से भी पहले दयानंद ने गांवों की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया तथा मनुस्मृति के आधार पर ग्रामों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। आप देखिए कि किस तरह से सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात दयानंद सरस्वती ने उस समय कर दी थी, जिसकी बात अपनाने की स्वतंत्र भारत के लिए गांधी ने आग्रह किया था और भारत में जिसे अपनाया भी गया है। तो मनुस्मृति के अनुसार उन्होंने अपने विचारों में गांवों के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा भी है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करे। एक एक गांव में एक एक प्रधान पुरुष रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, फिर 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा और उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हें 1000 ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखे। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। यानी लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था दयानंद सरस्वती ने दी है वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है। और उसी समय उन्होंने स्थानीय स्वशासन की बात की और हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो शासन के कार्य में भाग लेने की बात किया करते थे दयानंद सरस्वती, क्योंकि उनका मानना था तभी गाँव का विकास हो सकता है और जब गाँव का विकास होगा तो संपूर्ण भारत का विकास होगा। इसी तरह उन्होंने सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का भी आग्रह किया। राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा ये कार्य उचित रूप में तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसके साथ ही इन अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भलीभांति परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। दयानंद ने शासकीय अधिकारियों की योग्यताओं में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, जितेंद्रियता, साहस, पुरुषार्थ
और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाए जिसमें ज्ञान की कमी हो और जो अकुशल और भ्रष्ट हो। स्पष्ट उन्होंने कहा कि सहस्त्रों अज्ञानी लोगों के मत की तुलना में धर्म को जानने वाले एक व्यक्ति का मत भी अधिक श्रेष्ठकर होता है। उन्होंने राजकीय अधिकारियों को कामजन्य और क्रोधजन्य व्यसनों से बचने का परामर्श भी दिया। इसी के साथ साथ न्याय और दंड व्यवस्था व कर व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए दयानंद ने अपेक्षा की है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल व पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। दयानंद ने न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं की है। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। दयानंद के अनुसार धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम व अनुल्लंघनीय समझा जाना चाहिए। दयानंद ने विचार व्यक्त किया है कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित होने चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में वे मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों को स्वीकार करते हैं तथा उन्होंने मनु के इस विचार को दोहराया है कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले तथा पक्षपात करने वाले न्यायाधीशों को दंडित किया जाना चाहिए। दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में भी सामान्यतः मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का ही समर्थन किया है। इसी तरह से अंतर्राज्य संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध के बारे में भी उन्होंने कहा। इससे पूर्व जैसे मैंने बताया, कर व्यवस्था के संबंध में उन्होंने सामान्यतः मनुस्मृति में प्रतिपादित विचार है उनका समर्थन किया और ये कहा कि कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए और प्रजा पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाए जाए। राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्वक संबंध स्थापित किए जाए जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो सकता है, अतः राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भी दयानंद मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए निर्देश देते हैं कि षड्गुण्य नीति यानी संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय व देदी भाव और उपायों यानी साम दाम दंड भेद का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में जनता के हित और राष्ट्रीय हित को ही सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने शासन से अपेक्षा की है कि वह सुदृढ़ और सुसंगठित दूत व्यवस्था, राजदूतों आदि की नियुक्ति और गुप्तचर व्यवस्था को अपनावे जिससे शासक को अन्य राज्यों की गतिविधियों आदि का निरंतर ज्ञान होता रहे तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह तर्कसंगत, व्यावहारिक और राज्य के लिए हितकारी नीतियां अपना सके। राज्य की सैनिक या सैन्य शक्ति ऐसी संगठित और समर्थ होनी चाहिए कि किसी भी भारी आक्रमण का प्रतिकार कर सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आक्रामक युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए। दयानंद ने युद्ध के दौरान भी युद्ध के नियमों के प्रति निष्ठा और नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था को महत्वपूर्ण माना है। दयानंद सार्वभौम मानवतावाद या अंतर्राष्ट्रवाद के जनक भी कहे जाते हैं। हिंदू पुनरुत्थानवाद के वे प्रतीक थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था और इस दृष्टि से वे सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी कहलाए। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मतों का खंडन किया, लेकिन इस कार्य में न तो किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण था और न ही कोई द्वेष भाव था। इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण तत्कालीन परिस्थितियों के कारण किया गया था। इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद के शब्दों में, दयानंद को आपत्ति तो इस बात पर थी कि इस्लामी और ईसाई तत्व हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे
और इसलिए अपने धर्म के बचाव में उन्होंने प्रत्याक्रमण के शस्त्र का सहारा लिया ताकि हिंदू धर्म पर हमले की बजाय उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। तो इस सब के अतिरिक्त स्वामी दयानंद तो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे और उन्होंने अपने अध्ययन तथा चिंतन के क्रम में वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया था। अतः उन्होंने प्राणी मात्र को वैदिक धर्म और अनुप्रेरित किया, वैदिक धर्म की ओर अनुप्रेरित किया। स्वामी दयानंद का मूल विश्वास यह था कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है और 1883 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में सभी धर्मों की सभा का आयोजन भी किया था और इसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिया, उपदेश भी दिया कि सभी धर्म अपनी विविध मान्यताओं के साथ जीवित रह सकते हैं। तो उनका उद्देश्य मानवता और विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन थी। उसकी पूर्ति की दिशा में कार्य करने में उन्हें सदैव प्रसन्नता होती थी और वास्तव में उनके जो विचार हैं, चाहे वो राजनीतिक विचार हो, चाहे सामाजिक हो या धार्मिक हो, इन सब में आधुनिकता और प्रगतिशीलता, ये दोनों ही, इन दोनों का सामंजस्य हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।